Hello, good evening, everyone. My dear friends, I hope I am audible and visible to all of you. So, once again, I welcome all of you in today's current affairs. It is a short session because we have a very small news today. Okay, today we are in the 4th of December, 2025. Today, the news which I am going to cover, very less number of articles. One article is related to Sanchar Sathi app, which I already told you yesterday. This Sanchar Sathi app, which was made mandatory by Government of India. Yesterday I told you maybe the order has been withdrawn that all the manufacturers of mobile devices must install Sanchar Sathi application from the beginning. It must be pre-installed in the devices. This order has been revoked. I told you yesterday also. Okay. Then higher duties on cigarettes. I have already told you recently amendment was introduced through which cigarettes were to be charged at higher excise duties. Okay, higher duties were to be levied on cigarettes. Now, Finance Minister has given clarification that these will be shared with states also. Okay, then Ditwa cyclone, the lessons learned from it. Okay, then rupee depreciation, what are the most probable causes, or what are the causes? Leprosy in India. What are the causes and how, leprosy in India, what is the status and how we must proceed with eradicating the social stigmas associated with this disease. ठीक है, तो ये सारा जो है टोटल 5 आर्टिकल्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा आज. ठीक है, चलो फर्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं. कल मैंने आपको बताया था कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था जिसके अकॉर्डिंग तमाम मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स को कहा गया था कि संचार साथी एक एप्लीकेशन है जो प्री इंस्टॉल्ड आना चाहिए आपके फोन्स में. ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया गया राइट टू प्राइवेसी के लाइट में. इट वाज क्रिटिसाइज्ड इन लाइट ऑफ राइट टू प्राइवेसी कि ये राइट टू प्राइवेसी वायलेट करता है. सिटीजन्स को प्राइवेसी सिटीजन्स की प्राइवेसी को जो है ये हार्म करेगा और राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करेगा. आप इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या सिटीजन्स के ऊपर एक कंसिस्टेंट सर्वेलेंस लगाना चाहते हैं? दिस वाज द क्वेश्चन. ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया है केएस पुट्टुस्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जब राइट टू प्राइवेसी को बनाया गया था फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसको कहा कि ये बिल्कुल जो एक स्पाईवेयर है पेगासस, इसका भी काफी टाइम पहले इशू उठा था क्योंकि काफी सारे जर्नलिस्ट और प्रोमिनेंट सिटीजन्स की डिवाइसेस को ये एक्सेस कर रहा था. ठीक है, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड डिस्कस किया था, रूट एक्सेस. रूट एक्सेस का मतलब होता है किसी एप्लीकेशन के पास ये प्रिविलेज होता है कि वो बिना परमिशन के प्रॉम्प्ट देने के लोगों के डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन को, फोटोज, कॉल लॉग्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो गवर्नमेंट ने अभी क्यों रोल बैक किया? गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हमें प्राइवेसी का इशू है. गवर्नमेंट ने ये कहा कि सिटीजन्स ने खुद इसको लाइक किया और पिछले 12 घंटे के अंदर इसमें अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ डाउनलोड्स तो 6 लाख सिटीजन्स ने ये डाउनलोड कर लिया है. इसका मतलब सिटीजन्स वाया डिफॉल्ट इसको पसंद कर रहे हैं और खुद इंस्टॉल कर रहे हैं. तो हम मैंडेटरीली इसको क्या नहीं कर रहे, हम इसको मैंडेटरीली इंपोज नहीं कर रहे सिटीजन्स के ऊपर. ठीक है, तो सिटीजन्स खुद इंपोज कर रहे हैं ताकि फ्रॉड कॉल्स को ट्रैक किया जा सके और ताकि कोई भी अगर उनके मालवेयर फोन में आ जाए तो ये वाली ऐप के थ्रू वो उसको ट्रैक कर पाएंगे. बट अब ये सिटीजन्स की विश है, वो इंस्टॉल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते. मैंडेटरी अब ये टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है कि उनको ये इंस्टॉल करना है. इस आर्टिकल को अच्छे से स्टडी करो, यू विल गेट टू नो एक्चुअली व्हाट आई हैव टॉट. ओके, नेक्स्ट, हायर ड्यूटीज ऑन सिगरेट्स विल बी शेयर्ड. मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक अमेंडमेंट हमारे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025. अमेंडमेंट बिल 2025, बिल 2025. अब ये बिल लोकसभा के अंदर क्या हो चुका, ऑलरेडी पास हो चुका, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने क्रिटिसाइज किया कि इसकी वजह से जो है सिगरेट या बीड़ी वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं सिगरेट या बीड़ी फैक्ट्रीज में, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उनको ज्यादा अब पेमेंट्स करना पड़ेगा क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया. निर्मला सीतारमन का कहना है कि कैसे वर्कर्स को तो ये इंपैक्ट ही नहीं करेगा. ये तो ऑलरेडी हमने देखा कि जीएसटी में पहले एक सेस था जिसका नाम है कंपनसेशन सेस. क्या नाम है? कंपनसेशन सेस.
तो ऑलरेडी कॉमन जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पे कर रहे थे सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अब सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो खत्म होने वाला है। क्यों, मैंने आपको ये भी बताया, जीएसटी 2.0 जो नए रिफॉर्म्स हैं जिनमें स्ट्रीमलाइन किया गया है जीएसटी टैक्स रेट सिस्टम को, उसकी वजह से अब जब जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जब खत्म होने वाला है तो आप हम वही कंपनसेशन सेस जो ऑलरेडी पे किया जा रहा था उसको हमने सिगरेट और बीड़ी वर्कर्स के लिए एक एक्स्ट्रा जो ड्यूटी है, हायर ड्यूटीज जो है वो लगाई गई। और ये ड्यूटीज जो है ये दे विल बी पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। ये कौन सा पूल है डिविजिबल पूल? ये वो पूल है टैक्सेस का जो टैक्सेस सेंटर भले ही लीवी करता हो, कलेक्ट भी करता हो, लेकिन बाद में जो इसका प्रोसीड आता है, जो इससे अमाउंट कलेक्ट होता है, वो स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है सेंटर को। तो निर्मला सीतारमण जी ने ये क्लियर कर दिया कि इसमें हम एक्स्ट्रा पैसा कोई भी बीड़ी वर्कर से चार्ज नहीं कर रहे। ये बेसिकली एक लेवी है जो ऑलरेडी कंपनसेशन टैक्स के फॉर्म में वो लोग पे कर रहे थे। तो कंपनसेशन जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो अब नहीं रहा, इसलिए हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया बीड़ी और टोबैको प्रोडक्ट्स पे और सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स पे। इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा ये कि इसमें एक टर्म है टैक्स इंसिडेंस। इसमें एक टर्म यहां पे यूज किया गया है टैक्स इंसिडेंस। ये टर्म मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और उसने कहा क्या कहा कि ये जो ड्यूटी है ये सिगरेट्स के ऊपर है, तो टैक्स इंसिडेंस उनके ऊपर कम हो रहा था। इंसिडेंस पहले होता क्या है देखो, सपोज टैक्स इज इम्पोज्ड, imposition of tax imposed on कंपनी ए। कंपनी ए पे अगर टैक्स इंपोज किया जाए तो इसको कहते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स। क्या कहते हैं इसको? इंपैक्ट ऑफ टैक्स, कि टैक्स किसके ऊपर लगाया जा रहा है। अब कंपनी ए का कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट खरीदता है, एक्चुअली वो कंज्यूमर क्या करता है? पेमेंट करता है टैक्स की, कि प्रोडक्ट का कीमत 100 रुपए है, 5% उस पर जीएसटी है, 105 रुपए कंज्यूमर पे करता है। तो टैक्स का इंसिडेंस किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर। जहां पे एक्चुअल बर्डन ऑफ पेमेंट लाई करता है उसको कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। Incidence of tax means point where the actual burden of tax lies. Impact of tax means point where the tax is imposed. टैक्स कंपनी ए पे इंपोज हुआ, लेकिन पे कौन कर रहा है? कंपनी ए का जो कंज्यूमर है, जो उस कंपनी ए का प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो वो ये कह रहा है कि ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है, पेमेंट का जो बर्डन है वो कम हो रहा था कंपोजिशन सेस के जाने से। तो अब ये टैक्स इंसिडेंस कम ना हो इसलिए हम एक्स्ट्रा लिवी लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी हम लगा रहे हैं किसके ऊपर? सिगरेट, टोबैको, बीड़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं है, ऑलरेडी जो वो पे कर रहे थे कंपनसेशन सेस के फॉर्म में, अब वो ड्यूटी के फॉर्म में पे करेंगे। निर्मला सीतारमण ने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया लोकसभा में कि किसी भी बीड़ी वर्कर को या बीड़ी के मैन्युफैक्चरर को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो वो कंपनसेशन सेस के फॉर्म में पे कर रहे थे वो अब पे करेंगे एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको वरना क्या होगा, बीड़ी टोबैको प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, उनका कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। तो दो पर्पस हैं इसके, एक इंसिडेंस जो है वो टैक्स का कम ना हो, और दूसरा एनकरेजमेंट ना मिले बीड़ी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को, और उनको थोड़ा सा रादर डिस्करेजमेंट हो कि वो अल्टरनेटिव टू बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोई और काम ढूंढना शुरू करें। ठीक है, ये पर्पस है इसका। ठीक है, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि ये जो है। अच्छा, मैंने दो टर्म्स आपको सिखाए, इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंपैक्ट ऑफ टैक्स मतलब जहां पे एक्चुअली टैक्स इंपोज होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मींस जो एक्चुअली टैक्स पे करता है। ठीक है, ये आज इसके आर्टिकल में है। ये ऑलरेडी मैंने आपको ये पीछे बता भी दिया था, जो दो, एक मैंने पान मसाला सेस वाला भी आर्टिकल बताया था। तो पान मसाला सेस वाला आर्टिकल हो सकता है कल के न्यूज़पेपर में हो कि वो बिल पास हुआ या नहीं पास हुआ। ठीक है, अब ये एक एडिटोरियल है, ये क्या कहता है? स्टिंग इन द टेल। स्टिंग वैसे बेसिकली किसको कहते हैं? जहर। दुम में जहर किसके होते हैं? बिच्छू के। ठीक है, ये बेसिकली बात कर रहा है कि जो दितवा साइक्लोन है, भले ही अब वो खत्म हो चुका, लेकिन नियरली 500 लोगों की डेथ हो गई श्रीलंका में, और करीब करीब 14 लाख लोग इंपैक्ट हुए इससे। नियरली 14 लाख पीपल वर इंपैक्टेड एंड नियरली 500 पीपल वर डेथ। ओके, 500 पीपल डाइड। प्रिसाइजली अगर बात करें 474। ठीक है, 474 मतलब क्लोज टू 500 पीपल डाइड। इससे हमें क्या क्या लेसन्स मिले? हमें लेसन्स ये मिले कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस समय जो डिजास्टर पहले आते थे
वही अगर अब आ रहे हैं, लेकिन अब वो ज्यादा क्या हो चुके हैं, ज्यादा फेरिशियस हो चुके हैं, अब वो ज्यादा ट्रबलिंग हो चुके हैं, अब वो ज्यादा डेडली डिजास्टर हो चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये बताया गया कि जब ये साइक्लोन दितवा श्रीलंका से होके वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट हुआ एयर मूवमेंट, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में आके काफी सारी हैवी रेनफॉल्स लेके आ गया, तमिलनाडु में भी और आंध्र प्रदेश में भी, और कुछ चेन्नई का भी एरिया है जो है वो रेनफॉल की वजह से इफेक्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि चेन्नई में जब फ्लड्स आए थे, बेसिकली 2021 में भी जो फ्लड्स आए थे, तो वहां पे एक तिरुपुगस कमेटी सेटअप की गई थी। तिरुपुगस कमेटी ने ये कहा कि हमें क्या क्या जरूरत है, हमें जरूरत है ड्रेनेज अपग्रेड करने की। क्या जरूरत है? ड्रेनेज अपग्रेड करने की। दूसरा उन्होंने क्या कहा, हमको आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज बनानी है जो वाटर को क्या कर सके, वाटर रिजर्वायर्स बन सके। ठीक है, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज बनानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। हमको फ्लड मैपिंग करना है कि कौन कौन से एरियाज जो है वो फ्लड प्रोन है। फ्लड मैपिंग के साथ ही हमको क्या करना है, वैसे ही डेवलपमेंटल मॉड्यूल्स जो है वो बनाने। ठीक है, और कुछ रिकमेंडेशंस इसमें क्या कही है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना है और कितना कम है, उसको सही से लाना पड़ेगा। ठीक है, और हैजर्ड मैप्स बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से एरिया हैजर्ड प्रोन है, तो हैजर्ड मैप्स आर आल्सो टू बी क्रिएटेड, हैजर्ड मैप्स। ठीक है, इस सब चीजों से हमको क्या क्लैरिटी मिल रहा कि हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो पहले था वो सफिशिएंट अब नहीं रहा। क्यों सफिशिएंट नहीं रहा? क्योंकि अब के डिजास्टर्स अंडर द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और ज्यादा डेडली हो गए। ठीक है, ये इस आर्टिकल का कोर थीम है, ये कोर डेटा है, और ये वाले जो मैंने आपको बता दिए रेमेडियल मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के लिए पॉइंट्स हैं कि व्हाट नीड्स टू बी डन टू अवॉइड डेवस्टेशन बाय द डिजास्टर्स। गेट द पॉइंट? तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, आगे बढ़ते। मिसिंग लिंक इन इंडियाज माइनिंग इंडस्ट्री, हमारा जो है नेशनल मिनरल मिशन, हम जो है मिनरल्स में नॉर्मल मिनरल्स होते हैं, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वो जो इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेशनल मिनरल मिशन जो है वो किसकी बात करता है? वो सिर्फ बात करता है किसकी? एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन, एंड उसके बाद हमको मिनरल्स का क्या करना है? माइनिंग मतलब उनको खोद के निकालना है। ठीक है, ओनली दिस इज डन इन इंडिया, लेकिन हमारी कंट्री में प्रोसेसिंग नहीं है उतनी ज्यादा जितनी हमको चाहिए, तो हमको प्रोसेसिंग के लिए डिपेंड करते हैं हम बाकी कंट्रीज के ऊपर। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे मैंने परसों आपको बताया था, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मैंने बात की थी, वो सारी चीजें जो है हम किसके ऊपर इस समय डिपेंड कर रहे हैं? हम डिपेंड कर रहे हैं सारा किसके ऊपर? चाइना, यूएसए, रशिया, इन कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, चाइना ने अपना क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट इतना डिफिकल्ट कर दिया, हालांकि 90% चाइना मिनरल्स की प्रोसेसिंग में डोमिनेंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि मिनरल्स हमारे पास, वी आर हैविंग रिच वेल्थ ऑफ मिनरल, लेकिन हम वेल्थ को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम वेल्थ को मतलब मिनरल्स को माइनिंग करके रॉ मिनरल फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी कंट्री में प्रोसेस एंड रेडी टू यूज नहीं बना रहे उनको। ये सारे गैप्स जो है इसमें बताए गए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि हमको लार्ज स्केल प्रोसेसिंग इंडिया में चाहिए। हमको क्या चाहिए? लार्ज स्केल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड इन इंडिया। अब लार्ज स्केल प्रोसेसिंग के लिए कह रहा है कि हम अपने माइनिंग को, हम अपने मिनरल एक्सप्लोरेशन को, हम अपने मिनरल के रूट को सही कैसे कर सकते हैं। हमको सही करने के लिए इसने 5 तरीके बताए। ठीक है, क्या कहा कि सबसे पहले हमारे पास हमने कई सारे क्या बनाए हैं? सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इनटू इनोवेशन, सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इनटू इनोवेशन। ये जो सेंटर्स बनाए हमने, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इनटू इनोवेशन, इनको क्या बनाओ? इंजन्स बनाओ मिनरल प्रोसेसिंग सेक्टर का। दे मस्ट बी मेड एज इंजन्स ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग सेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास इस समय कितने सेंटर्स हैं ऐसे? सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन मिनरल एनरिचमेंट, हमारे पास इस समय 9 सेंटर्स हैं। ठीक है, जो 9 सेंटर्स हैं हमारे पास, उनको क्या करना है हमने? उनको सबसे पहले IITs
या एनआईटीज या इंडस्ट्री के थिंक टैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके उनको बनाना है इंजन्स, ताकि वो कर पाए ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स का प्रोसेसिंग। ठीक है, दूसरा क्या बताया उन्होंने कि सेकेंडरी मिनरल्स को क्या करना पड़ेगा, हमको सेकेंडरी मिनरल्स को रिकवर करना पड़ेगा। उन सेकेंडरी मिनरल्स से हम फिर क्रिटिकल मिनरल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे उसने क्या कहा कि जिंक रेजिड्यू, जिंक का जो रेजिड्यू है उसमें एक क्रिटिकल मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है कोबाल्ट, जिसका नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट इज ए क्रिटिकल मिनरल। ठीक है, वैसे इसमें एक और एग्जांपल उसने क्या बताया है कि रेड मड जो है एल्युमिनियम का, उसमें बहुत ज्यादा गैलियम मिलता है। ठीक है, रेड मड इन एल्युमिनियम, रेड मड ऑफ एल्युमिनियम, इसमें हमको क्या मिलता है, बहुत ज्यादा गैलियम मिलता है। गैलियम इज ऑल्सो अ क्रिटिकल मिनरल। तो हमको सेकेंडरी मिनरल से क्रिटिकल मिनरल्स को निकालना पड़ेगा। ये सेकंड सोल्यूशन बताया इसने। थर्ड सोल्यूशन उसने क्या बताया कि हमको ट्रेनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल, किनको, मेटलर्जिस्ट्स। मेटलर्जिस्ट मींस दोज हु आर एंगेज्ड इन द जॉब ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ओके, तो मेटलर्जी जो है, मेटलर्जी के टेक्नीशियंस हमको चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, मींस हमको पर्सनेल चाहिए, सही वाला। तो पहला ये वाला। दूसरा क्या हो गया, अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तीसरा हो गया मैन पावर एंड स्किल, स्किल्ड पर्सनेल। स्किल्ड पर्सनेल चाहिए हमको मिनरल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री के अंदर। ओके, चौथा क्या उसने बताया है कि हमको क्या करना है, कोई भी अगर मिनरल सेक्टर में हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको रिस्क नहीं फील होना चाहिए। हमको डी रिस्क करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन्वेस्टमेंट को। कैसे, ताकि हम उनको शो करें हमारी कंट्री में मिनरल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, और हम उनको ये एश्योरेंस दें कि आप जब हमारी कंट्री में मिनरल प्रोसेसिंग करोगे तो हम आपको कई सारी जगह से फाइनेंस भी अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, नेशनल मिनरल पॉलिसी जो है हमने लॉन्च किया 2025 में, उसमें हमने एक नेशनल मिनरल एक्सचेंज, ये एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह एक हमने मार्केट टूल प्रपोज किया है कि यहां पे आप इन्वेस्टमेंट फंड्स रेज कर सकते हो मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि हमको मिनरल डिप्लोमेसी को किसके साथ लिंक करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग के साथ। ये था आपका सेकंड लास्ट आर्टिकल आज की न्यूज़पेपर का। ठीक है, अब लास्ट आर्टिकल जो है आपका वो बात कर रहा है लेप्रोसी के बारे में। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सिंकिंग, अच्छा सिंकिंग रूपी मींस ये रूपी डिप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहा है। रूपी डिप्रिसिएशन के मेनली इस समय दो कॉजेस बताए जा रहे हैं कि एक तो हमारा अनसर्टेनिटी है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, क्या है, वी हैव ह्यूज अनसर्टेनिटी एट ग्लोबल लेवल, और उस पे हमारा जो यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स है वो डिले हो रहे हैं। तो यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स डिले हो रहे हैं तो फर्दर ये अनसर्टेनिटी जो है क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। ये एक रीजन है रूपी डेप्रिसिएशन का। दूसरा जो है वो क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आउटफ्लो। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस समय इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहा है हमारी मार्केट्स के अंदर से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा इस समय विड्रॉ कर रहे हैं। जब विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उनको क्या देना पड़ रहा है, डॉलर। जितना डॉलर देना पड़ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रुपी क्या करना पड़ रहा है, प्रिंट करना पड़ रहा है। तो रुपी प्रिंट करने की वजह से उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, मनी सप्लाई मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। जब रुपी ज्यादा सप्लाई में हो गया तो उसका क्या हो गया, उसका वैल्यू कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, गिर रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है बताई जा रही हैं कि, और दूसरा ये बताया जा रहा है कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो भी प्रॉपरली इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा। ठीक है, और डेटा क्या दिया गया है कि रुपी ने ₹90 पर डॉलर, ये तो बड़ा एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग फिगर है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि उतना डिस्टर्बिंग ये नहीं है, कोई ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत दफा होता है कि रुपी डेप्रिशिएट हो, ये वरी नहीं होना चाहिए। अब इसका इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब आप देखोगे, अगर आप इसका देखोगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक्सपोर्टेड कमोडिटीज जो है वो बहुत ही कम शेयर में, इन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्मॉल शेयर ऑफ एक्सपोर्टेड कमोडिटीज, स्मॉल शेयर ऑफ एक्सपोर्टेड कमोडिटीज, एक्सपोर्टेड कमोडिटीज का बहुत ज्यादा कम शेयर है। तो अगर एक्सपोर्टेड कमोडिटीज का शेयर कम है तो हमें रुपी डेप्रिसिएशन से इसमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, और इंपैक्ट भी इस पे ज्यादा
फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब लेकिन आरबीआई ने आपको मैंने बताया था कि रुपी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रिसेंटली काफी सारे बैंक से क्या किया था, करेंसी स्वैप भी किया था, ठीक है। करेंसी स्वैप में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, डॉलर सेल करता है और डॉलर्स बाई करता है किससे, ये सॉरी डॉलर सेल करता है बैंक्स को और बैंक से रुपी ले लेता है, ठीक है, और कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस भी देगा। लेकिन पर्पस ये होता है कि डॉलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सप्लाई करे ताकि डॉलर का स्ट्रेंथ कम हो जाए रुपी के मुकाबले में और रुपी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। मैं जो बता रहा था आपको कि इसमें आरबीआई ने जो करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो किए बैंक के साथ या करेंसी स्वैप ट्रांजेक्शंस, तो आरबीआई ने एक्सेस डॉलर सेल किए किसको, कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक से एक्सेस ऑफ रुपी को क्या किया, सक किया, ताकि मनी सप्लाई कम हो सके और रुपी का स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ सके, या डॉलर का सप्लाई बढ़ जाए और डॉलर थोड़ा वीक हो रुपी के कंपैरिजन में और रुपी की स्ट्रेंथ स्टेबलाइज हो। लेकिन सेंट्रल बैंक का बड़ा लिमिटेड रोल होता है रुपी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करने में, सिर्फ इतना कि वो थोड़ा बहुत डॉलर का सप्लाई ऊपर नीचे करके रुपी को, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर सके। ज्यादा जरूरत यह है कि हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स कर सके इकोनॉमी के अंदर और हम लॉन्ग टर्म के लिए रुपी को स्टेबलाइज कर सके, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। आप इसको एक बार थोड़ा सा रीड करके आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट आर्टिकल जो बताया गया है वो है दैट इज रिलेटेड टू टेकिंग अ बिग लीप टू डील विद लेप्रोसी मोर फ्रॉम अ सोशल साइड। सोशल साइड से अगर हम देखें, लेप्रोसी के ऊपर बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मास है। लेप्रोसी क्लोजली अनटचेबिलिटी जैसा हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेप्रोसी से जो पीड़ित लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, बिजनेस में या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में बहुत ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है आज की डेट में हमारी कंट्री में। इसके लिए हमको करेक्टिव एक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वी हैव टू टेक सम करेक्टिव एक्शंस, दिस इज व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल, ठीक है। उसमें ये कहा कि हमारी कंट्री में आज भी कई सारे ऐसे लॉज हैं, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है 97 सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज ऐसे हैं जो आज भी लेप्रोसी पेशेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। जो आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर इलेक्टेड ऑफिसेस को रन करने में, पब्लिक स्पेसेस में, एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस वेंचर्स में डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजीज। तो रादर देन डीलिंग विद द मेकिंग सच डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लेप्रोसी पेशेंट्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड, इसमें कई सारे दिए हुए हैं क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको इसको प्रिवेंट करना है। पहले तो इसका मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। सबसे पहले वी हैव टू डू मेडिकल इंटरवेंशंस। मेडिकल एडवांसमेंट इतना हो गया, उसके बावजूद भी हमको पता ये चला है कि लेप्रोसी जो है वो क्या है, ये एक एंडेबल डिजीज है, ठीक है। ये एक बेसिकली फुली क्योरेबल डिजीज है, ठीक है। राइट इंटरवेंशन अगर सही टाइम पे लिया जाए और राइट टाइम पे अगर टेस्टिंग, प्रॉपरली मेडिकेशन किया जाए, और ये क्यूरेबल डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन दिया है कि जितना भी लेप्रोसी से रिलेटेड आपकी कंट्री में लॉज हैं, जो लेप्रोसी बेस्ड पेशेंट्स को लीव डिनाई कर देते हैं या कभी कभी उनको एक्सेस टू पब्लिक ऑफिसेज डिनाई कर देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो भी, वो सारी लॉज जो है उनको खत्म करो और हमें एक रिपोर्ट दे दो। क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत लंबे समय से राइट फॉर लेप्रोसी अफेक्टेड पेशेंट्स जो है वो उसके लिए जो है पुश कर रही है डिफरेंट कंट्रीज को, ठीक है। लेप्रोसी के बारे में मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि लेप्रोसी जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है? इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ओके। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से लेप्रोसी जो एक डिजीज है बेसिकली, और मोस्टली ये किन चीज़ों को इफेक्ट करती है? ये मोस्टली हालांकि बहुत अराउंड 2000 बीसी तब से इसके एविडेंसेस हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए 57% लेप्रोसी केसेस आज इंडिया में है। 57% लेप्रोसी केसेस जो है वो इंडिया में है। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड के टोटल केसेस में से 57% केसेस कहाँ हैं? इंडिया के अंदर है, ठीक है। इसलिए लेप्रोसी की डिजीज को डील करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, लेप्रोसी जो है मैंने आपको यही बता दिया कि मोस्टली ये फिंगर डिजिट्स को लेप्रोसी जो है प्राइमरली फिंगर टिप्स को या नर्व्स को डैमेज करके मोस्टली ये डिजिट्स को इम्पैक्ट करती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए लोग इनके साथ हाथ मिलाना, टच करना, बिजनेस ऑफिस एनवायरनमेंट में डिस्क्रिमिनेट करते हैं इनके साथ। ये सारी चीजों को वेरी सीरियसली इट हैज बीन टेकन बाय यूनाइटेड नेशंस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड दिस इशू इज बीइंग चेज्ड बाय फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने
तमाम स्टेट्स को और सेंटर को गाइडलाइन दे दिया कि लेप्रोसी से रिलेटेड जितने भी आपके लॉज हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लेप्रोसी से रिलेटेड पेशेंट्स के साथ, उनको लॉज को जल्दी से जल्दी करेक्ट करो। वी नीड टू टेक इमीडिएट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, सोशल इश्यूज के लिए ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट्स होते हैं, जैसे 57% ऑफ द लेप्रोसी बर्डन लाइज इन इंडिया, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉजेज दिस डिजीज। ठीक है, ये सारी चीजें आज के न्यूज़पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड आई हैव टोल्ड देम ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल कम बैक अगेन टुमारो।